आज की फिल्म है द रेलवे मैन। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे घिनौने जंगों की सूची बनाई जाए तो उसमें ये फिल्म पहले पायदान पर आती है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के एक ऐसे ही पहलू से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसका जिक्र शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। थाई से बर्मा रेलवे ट्रैक, जिसकी दूरी लगभग 415 किलोमीटर है, इसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। इस रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन 1942 से 1943 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। लगभग 16 महीने लगे थे इसे बिल्ड करने में। उस वक्त जापान जो एक्सेस पावर में था, तो अलाइड फोर्स के पकड़े गए ब्रिटिश प्रिजनर्स के लिए उन्होंने एक अलग से लेबर कैंप बना रखा था, जिसे POW कैंप भी कहते हैं, यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इन कैदियों में ब्रिटिश सोल्जर शामिल थे। 1942 में सिंगापुर को जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था और वहां पकड़े गए सभी ब्रिटिश सोल्जर्स को POW कैंप में भेज दिया गया था। जापान उन सोल्जर्स से फोर्स्ड लेबर करवाता था और इस ट्रैक को बनाने में उन्हीं प्रिजनर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस रेलवे का निर्माण करने में लगभग 90,000 सिविलियन लेबरर और 13,000 अलाइड प्रिजनर्स की मौत हो गई थी, क्योंकि उन्हें दिन रात भूखे पेट काम करवाया जाता था और उन्हें बेरहमी के साथ टॉर्चर किया जाता था। कुछ लोग कुपोषण या वीक इम्यून सिस्टम से ही दम तोड़ देते थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। इन सोल्जर के शरीर में सिर्फ हड्डियां मात्र ही दिख रही है। इस ट्रैक को बिल्ट हैंड टूल्स और मसल पावर की मदद से किया गया था। इसमें किसी भी तरह के मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। ये फिल्म उसी सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1980। हम इंग्लैंड के वेटरन्स क्लब का दृश्य देखते हैं। वेटरन क्लब वो होता है जहां जंग से लौटे हुए पुराने सिपाही वक्त बिताते थे। द्वितीय विश्व युद्ध को भी खत्म हुए 30 सालों का वक्त बीत चुका है। वहां हम एक शख्स को बैठा हुआ देखते हैं। उसका नाम एरिक है। एरिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश ऑफिसर रह चुका है। वहां उसका दोस्त फिनले भी है, जो जंग में उसके साथ था। एरिक को रेलवे से काफ़ी लगाव है। वो एक मोटी सी किताब लेकर बैठा है और सभी ट्रेन्स के टाइम टेबल को देख रहा है। उसे जाना भी कहीं नहीं होता, पर वो ट्रेन में बैठ जाता है और फिर आकर उसी स्टेशन पर उतर जाता। ये एरिक के डेली रूटीन में था। एक दिन इसी तरह से ट्रेन में सफ़र करते वक्त उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उसका नाम पैट्रिसिया था। वो उसकी बातों को काफ़ी पसंद करती है और वो दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। फिर एरिक अपने स्टॉप पर उतर जाता है, पर उसे अब भी उसी महिला का ख्याल आ रहा था, क्योंकि जंग से आने के बाद उसने शादी भी नहीं की थी। तब से वो अकेला ही है। दूसरे दिन वो वेटरन क्लब में बैठा फिनले से उसी महिला का जिक्र कर रहा था। शायद अब वो उसे पसंद करने लगा है। वो दूसरे दिन भागकर फिर उसी स्टेशन पर जाता है। शायद पैट्रिसिया की उससे मुलाकात फिर हो जाए, क्योंकि एरिक को ट्रेन्स की अच्छी जानकारी थी और वो अपना अधिकतर समय रेलवे में ही बिताता था। वहाँ वो पैट्रिसिया को ट्रेन से उतरता देखता है। वो भी एरिक को वहाँ देख के सरप्राइज हो जाती है। उसे एरिक से वहाँ मिलने इत्तेफाक लगता है। वो भी उसे पसंद करने लगी थी। एरिक उसे अपने घर लंच के लिए इनवाइट करता है। पैट्रिसिया ने भी 20 सालों तक नर्स का काम किया है और अब तक शादी नहीं की है, पर अब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों अपना काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ वेटरन क्लब के कई सोल्जर्स भी आए थे। शाम हम देखते हैं एरिक बेड पर लेटा हुआ है। अचानक उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है उसके कमरे में एक जापानीज सोल्जर खड़ा है। वो एरिक को अपने साथ ले जाने लगता है। एरिक के चेहरे पर एक डर था। होटल से निकलकर वो बाहर आ जाते हैं। बाहर उसे प्रिजन कैंप में ले जाया जाता है, जहां बाकी के सोल्जर्स भी थे। वो सोल्जर्स उसे पकड़ के एक रूम के भीतर ले जाने लगते हैं। एरिक रोने लगता है कि उसे उस रूम में नहीं जाना है। जंग खत्म हो चुकी है। वो ज़बरदस्ती उसे उस रूम में लेकर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एरिक अभी भी अपने होटल के कमरे में ही है और नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ये जो घटना थी, ये सिर्फ एरिक के दिमाग में चल रही थी। जंग से आने के बाद वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा है। जंग में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो अब तक नहीं भुला पाया था और ना उसने किसी से कुछ बताया है। वहाँ पैट्रिसिया आ जाती है। उसे इस तरह से रोता देख वो काफ़ी दुखी हो जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि एरिक के ऐसा करने की वजह क्या है। अब एरिक काफ़ी खामोश रहने लगा था। पैट्रिसिया उसके ऐसा करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश करती, पर एरिक उसे कुछ नहीं बताता। एक दिन वो एरिक के रीडिंग रूम में जाती है। वहाँ एक बुक रखी थी जिसमें काफ़ी स्केचेस बने हुए थे। उसमें कुछ सोल्जर्स मिलकर कई लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं।
कई इंसान ऐसे हैं जिनके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं और उन्हें वहां अलग अलग तरह से सजा दी जा रही है। वो सभी स्केचेस काफ़ी खौफनाक थे। एक दिन एरिक के घर बिल रिकवरी ऑफिसर आता है। उसने कुछ वक्त से बिल पेमेंट्स नहीं किया था। पैट्रिसिया उस ऑफिसर से बात कर रही थी, पर वो ऑफिसर उससे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। एरिक कमरे में बैठा ये सुन रहा था। अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो खंजर उठाकर उस शख्स को मारने चला जाता है, पर सब उसे पकड़ लेते हैं। ये देख पैट्रिसिया काफ़ी डर जाती है। वो फिर से उससे सवाल करती है, पर एरिक उसका कोई जवाब नहीं देता है। दूसरे दिन पैट्रिसिया ब्रिटिश वेटरन क्लब आती है। शायद उसके सवालों के जवाब यहाँ मिल जाए। वो वहाँ से सबके जाने का इंतज़ार करती है। फिर वो भीतर जाकर फिनले से मिलती है, जो एरिक का सबसे करीबी दोस्त है। वो सारी बात फिनले से बताती है, पर वो भी उसे कुछ भी बताने से मना करता है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो बताती है, मैंने 20 सालों तक नर्स का काम किया है, बहुत से लोगों को कष्ट पीड़ा में देखा है, पर आज से पहले मैंने किसी इंसान को इस तरह से तड़पते नहीं देखा है। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। फिनले बताता है, लोग जंग में किस हालातों से गुजरे हैं शायद ये किसी का समझ पाना मुश्किल है। जंग बीत जाता है, पर उसके घाव सदियों तक बने रहते हैं। पैट्रिसिया कहती है, उसे किसी भी कीमत पर सच जानना है। वो एरिक को इस तरह से तड़पता नहीं देख सकती और वो एरिक को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिनले उसे बताना शुरू करता है, जंग से लौटने के बाद एरिक ट्रॉमा से उबर नहीं पा रहा था, तो उसने कॉलोनियल सर्विस ज्वाइन कर लिया और डैम बिल्ड करने अफ्रीका चला गया। और वो बस लेटर के जरिए फिनले से बात करता था और सिर्फ रेलवे ट्रेन की ही बातें किया करता था। और जब वो अफ्रीका से वापस आया तो यहाँ आकर घंटों अकेले बैठा रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था और रोज़ ट्रेन में यहाँ से वहाँ सफ़र करता था। और वो ट्रेन के जरिए ही पैट्रिसिया से भी मिला था। उसके ज़िंदगी में ट्रेन की एक मुख्य भूमिका है। वहाँ से फिल्म पास्ट में चली जाती है। साल है 1942, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। हम सिंगापुर का दृश्य देखते हैं। उस वक्त वहाँ ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था, पर एक्सिस पावर जापान, जो कि उस वक्त काफ़ी पावरफुल था, इंग्लैंड से युद्ध करके सिंगापुर पर अपना झंडा फहरा देते हैं। लगभग 7 दिनों के भीतर ही ब्रिटिश एम्पायर ने अपने घुटने टेक दिए। इस घटना को हम फॉल ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम एरिक को भी देखते हैं, जो एक रॉयल सिग्नल्स ऑफिसर है और उसके साथ उसका साथी फिनले भी था। वहाँ से सभी सोल्जर्स को ट्रेन में भर दिया जाता है और वहाँ से 3 दिनों के लंबे सफ़र के बाद उन्हें म्यांमार थाईलैंड उतार दिया जाता है, जहाँ जापानीज़ मिलिट्री पुलिस द्वारा लेबर कैंप चलाया जाता था। उन पुलिस वालों को कैंपिटाई भी कहा जाता था। रात वो देखते हैं वहाँ बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, जिसमें कई मजदूर लगे हैं। कई लोग कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो सोल्जर्स उन्हें काफ़ी मारते थे। ये देख एरिक और उसके दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। एरिक और उसके दोस्त इंजीनियर्स थे, तो जापानीज़ उन्हें रेलवे इंजन बनाने का काम सौंप देते हैं। रात फिनले कहता है, मैं इन जापानीज़ के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं फ़ाइट करूंगा। हमें यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर सभी को पता था यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। एरिक के पास एक रेलवे मैप था, जो उसने ट्रेन में बैठे हुए एक पेपर पर बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि जापानीज़ ने उन्हें किस जगह रखा है। पर वो अपने अनुमान से पता लगा लेते हैं कि वो इस वक्त थाईलैंड में है और यहाँ थाई से बर्मा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। बहुत पहले ब्रिटिशर्स के दिमाग में इस रेलवे ट्रैक को बनाने का ख्याल आया था, पर जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत खतरा है और इसे बनाने में काफ़ी वक्त और काफ़ी लोगों की जान जाएगी, तो उन्होंने इसे बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। आज जापान उसी रेलवे ट्रैक को बना रहा था, जिसका रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता है और इसे बनाने में कई लोगों की जान जाएगी। सभी ये बात सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। सुबह वो सब मिलकर एक रेडियो रिसीवर बनाने का प्लान करते हैं, ताकि वो बाहर होने वाले युद्ध की खबरों को जान सके। रेडियो बिल्ड करने के लिए उन्हें स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी। वो किसी तरह से जापानीज़ की नज़रों से छिपा के रेडियो रिसीवर बना लेते हैं और वो देखते हैं वो काम कर रहा था। एरिक और उसके साथी काफ़ी खुश हो जाते हैं। उस रेडियो को बनाने का मकसद इतना था कि एरिक अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना चाहता था, ताकि लोगों में एक उम्मीद बनी रहे। रेडियो के ज़रिए पता चलता है कि रशियंस जर्मनी को जंग में मात देते जा रहे हैं। ये सुन वो सब काफ़ी खुश होते हैं और ये बात कानों कान लेबर कैंप में फैल जाती है, जिससे लोगों के भीतर एक उम्मीद की लहर जाग जाती है। जापानीज़ मिलिट्री को इस बात का पता चल जाता है। सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है।
एक सोल्जर उस रेडियो रिसीवर को लेकर टेबल पर रखता है। उसे पता चल जाता है कि इस काम में एरिक और उसके साथी शामिल हैं। उन सबको सामने खड़ा किया जाता है। एक सोल्जर उनके एक साथी को बुरी तरह से मारता है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। ये देख एरिक सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है ताकि उसके बाकी 2 दोस्तों की जान बच जाए। वहाँ एक और जापानीज ऑफिसर था, उसका नाम तकाशी है। वहाँ सिर्फ उसे ही इंग्लिश आती थी। एक तरह से वो ट्रांसलेटर का भी काम करता है। उसके बाद वो एरिक को बुरी तरह से मार के जख्मी कर देते हैं। उस सोल्जर ने एरिक को मारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वहाँ आसपास सभी ब्रिटिश सोल्जर्स इस नज़ारे को देख काफ़ी भावुक हो जाते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। शाम तकाशी टेंट में आता है। वो एरिक को बताता है बहुत जल्दी उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। बस वो ये जानना चाहता है कि उसने वो रेडियो रिसीवर क्यों बनाया था। वो एरिक को अपने साथ गाड़ी के पीछे बांधकर लेकर चला जाता है। 2 हफ्तों बाद वो एरिक को फिर वहीं लेकर आ जाते हैं। उसका शरीर काफ़ी सिकुड़ गया था। फिनले उसे देख काफ़ी दुखी हो जाता है, पर उसने किसी से कुछ नहीं बताया कि उसके साथ 2 हफ्तों तक क्या हुआ। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इस घटना के बारे में जानकर पैट्रिसिया की आंखें नम हो जाती हैं। फिनले कहता है शायद उसे प्यार की ज़रूरत है और तुम्हारे साथ की, पर अब भी वो बात एक पहेली ही थी कि उन 2 हफ्तों के दौरान एरिक के साथ क्या हुआ था। और ये राज भी सिर्फ एरिक को पता था। वहाँ से वो घर आ जाती है और वो हर कोशिश करती है जिससे एरिक अपने पुराने दिनों को भूल जाए, पर वो यादें अब एरिक के ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। शायद वो उन्हें चाह कर भी नहीं मिटा पा रहा था। इस बात से पैट्रिसिया भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। एक दिन फिनले उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो अखबार में छपी हुई कैंपिटाई ऑफिसर की तस्वीर दिखाता है। वो ऑफिसर तकाशी था जो जापानीज़ के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था। ये वही ऑफिसर था जो ब्रिटिश सोल्जर्स को कैंप में टॉर्चर करते थे। फिनले कहता है एरिक को ये बात जानने का पूरा हक है कि उसका दोषी अभी जिंदा है, पर वो ये काम पैट्रिसिया पे छोड़ता है। वो चाहे तो एरिक को इस बारे में बताए या ना बताए, पर फिनले को लगता है कि एरिक को इस बारे में जानने का पूरा हक है। शायद इसी तरह से उसे इंसाफ मिल सकता है। पैट्रिसिया कहती है कि वो ये बात एरिक को खुद चलकर बताए। फिनले दूसरे दिन उसके घर आता है। वो एरिक को बताता है तकाशी जिंदा है और वो थाईलैंड में टूरिस्ट गाइड का काम करता है, पर वहाँ एरिक दिखाता है जैसे इसमें उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब वो एक हस्बैंड है और वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। पैट्रिसिया और एरिक फिनले को स्टेशन छोड़ते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन खबर आती है फिनले ने रेलवे ब्रिज से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। फिनले भी जंग से आने के बाद ट्रॉमा से गुजर रहा था। वो जंग के उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पा रहा था। ये खबर सुन पैट्रिसिया काफ़ी दुखी हो जाती है, पर एरिक को इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे भीतर से फिनले के जाने का दुख था, पर वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। ये देख पैट्रिसिया काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जंग के कितने गहरे घाव हैं जो भरने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वक्त के साथ और ताज़ा होते चले जा रहे हैं। एरिक दूसरे दिन अकेले थाईलैंड निकल जाता है। स्टेशन पर उतरते ही मानो सभी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। वो उस जगह आता है जहां बर्मा रेलवे की याद में मजदूरों के स्टैच्यू बनाए हुए थे। एरिक अपने साथ एक खंजर ले आया था। अगर तकाशी उसे दिख गया तो वो उसे वहीं मार देगा। दूसरे दिन वो सुबह एक बुद्धा मंदिर के पास जाता है। तकाशी उसी मंदिर के भीतर टूरिस्ट्स को गौतम बुद्धा के बारे में बता रहा था। जैसा कि हम जानते हैं वो एक टूरिस्ट गाइड है। फिर वो उन्हें उस POW कैंप ले जाता है जहां वो जंग के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉर्चर किया करते थे। वो जगह अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। एरिक भी दूर से उसे देख रहा था। उस कैंप को देख उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। थोड़ी देर बाद टूरिस्ट्स वहां से चले जाते हैं। एरिक भीतर आता है। तकाशी उसी कैंप में रहता था। वहां वो भीतर देखता है कुछ जापानीज सोल्जर्स की तस्वीर लगी है जिन्हें जापान की तरफ से वॉर हीरोज़ की उपाधि दी गई थी। वहां तकाशी आ जाता है, पर वो एरिक को पहचान नहीं पाता। एरिक उससे दिमाग पर जोर डालने के लिए कहता है। तकाशी उसे पहचान जाता है, पर वो अपने किए पर शर्मिंदा भी था। अब वो पहले वाला तकाशी नहीं रहा। वो पूरी तरह से बदल चुका है, जो अपनी सारी गलतियों को दिल से स्वीकार कर रहा था। पर एरिक वहाँ एक बदले की भावना से आया था। वो किसी तरह से बस उसकी जान लेना चाहता था। ये वही जगह थी जहाँ एरिक को 2 हफ्तों तक रखा गया था। कहानी पास्ट में चली जाती है, जब एरिक को प्रिजन कैंप लाया गया था। वहाँ तकाशी उससे सवाल कर रहा था कि वो उस रेडियो ट्रांसमीटर से क्या करने वाला था
क्या वो कोई जासूस है, पर एरिक उसे बताता है वो बस एक रेडियो रिसीवर था, उससे किसी को खबर नहीं भेजी जा सकती और उसे बनाने का मकसद बस अपने सोल्जर्स के मनोबल को बढ़ाना था। पर तकाशी उसकी बातें सुनने को राजी नहीं था। हम देखते हैं वहाँ लोगों को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरीके ईजाद किए गए थे। बुरी तरह से पीटना, फूड डेप्रीवेशन यानी कई दिनों तक भूखे एक पिंजरे में कैद करके रखना, और वाटर बोर्डिंग जिसमें मुंह के भीतर पानी की पाइप डालकर सांस को रोक देना। वहाँ इंसान ना पूरी तरह से जिंदा था ना पूरा मरा हुआ। वो इसी तरह उसे रोज़ टॉर्चर करते और एक ही सवाल करते कि उसने रेडियो क्यों बनाया। पर एरिक भी उनका जवाब दे दे के थक गया था। वो बस एरिक को बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहते थे। वो दर्द में चिल्लाता पर वहाँ कोई नहीं था उसकी आवाज़ सुनने वाला। 2 हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। युद्ध खत्म होने के बाद 12 सितंबर 1945 को ब्रिटिश आर्मी आकर एरिक और उसके साथियों को बचा लेते हैं और सिंगापुर को फिर से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहाँ तकाशी ब्रिटिश ऑफिसर को बताता है कि वो एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। इस तरह से तकाशी सज़ा से बच जाता है। वहाँ कई दिनों तक बस ज़मीन खोदकर ब्रिटिश सोल्जर्स की बॉडीज़ निकाली जा रही थी, जिन्हें मारने के बाद जापानीज सोल्जर्स ने वहीं दफना दिया था। अब सिर्फ हड्डियाँ ही बची थी। किसी के पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। ये सारी बातें बताते वक्त तकाशी काफ़ी भावुक हो गया था। जितनी भी हत्याएं उसके कार्यकाल में हुई थी वो सब उसे याद है। वो भी कई रातों से सो नहीं पाया है। पर उसके लिए एरिक का गुस्सा उतना ही था। वो उसका हाथ तोड़ने जाता है। तकाशी भी अपना हाथ आगे कर देता है। अगर उसका हाथ तोड़कर ही उसके दिल को सुकून मिल जाता हो तो ये ही सही। पर एरिक ऐसा नहीं कर पाता। वो तकाशी को लेकर बाहर आ जाता है और उस पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो उस रूम में चले जाता है जहाँ उसे वाटर बोर्डिंग के जरिए टॉर्चर किया जाता था। उसे याद कर वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर तकाशी के पास बैठ जाता है। एरिक बताता है, तुमने हमारे साथ जो भी किया मैंने आज तक किसी से नहीं बताया, क्योंकि शायद कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। तकाशी कहता है उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जंग इस तरह का घातक रूप ले लेगा, जहाँ लोग इंसान और जानवरों में फ़र्क करना भूल जाएंगे। एरिक उसे फिनले के बारे में बताता है, जो उसके साथ यहाँ प्रिजनर्स था, और फिनले चाहता था कि मैं तुम्हें मार के इस दर्द को ख़त्म कर दूँ। तकाशी कहता है, इसमें देर किस बात की है, ख़त्म कर दो मुझे, शायद मैं इन्हीं गुनाहों का भुगतान करने के लिए अब तक ज़िंदा हूँ। एरिक इमोशनल हो जाता है। वो तकाशी को आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसने देखा जंग ने तो भीतर से दोनों को मार दिया है। अब मारने जैसा कुछ नहीं बचा है। शायद उसे मार के भी उसका दर्द ख़त्म नहीं होगा। जाते वक्त वो अपने खंजर को नदी में फेंक देता है और वापस ब्रिटेन आ जाता है। पैट्रिसिया दरवाज़ा खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। वो उसे गले लगाता है। शायद तकाशी से मिलकर उसका घाव काफ़ी हद तक भर गया था, पर वो अब भी अपने दोस्त फिनले को याद कर रहा है। कुछ दिनों बाद एरिक को एक लेटर मिलता है। वो लेटर तकाशी ने भेजा था। उसमें वो अपनी सारी गलतियों को कन्फेस करता है कि उसकी आर्मी ने उन्हें काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट किया। उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है। जंग को बीते काफ़ी वक्त हो चुका है, पर मेरे लिए ये पीड़ा का समय है जिससे मैं कभी नहीं उभर पाऊंगा। वो बताता है कि वो एरिक का चेहरा नहीं भूल पा रहा है और न भूल पाएगा। एरिक वो लेटर पैट्रिसिया को दिखाता है और बताता है कि मुझे थाईलैंड वापस जाना होगा और इस बार मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरे दिन वो दोनों थाईलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ वो तकाशी को खड़ा देखते हैं। एरिक उसके पास जाता है। वो जापानीज तरीके से उसे झुककर सम्मान देता है और उससे माफ़ी मांगता है। एरिक उसे अपना लिखा हुआ लेटर देता है, जिसे पढ़ तकाशी रोने लगता है। एरिक ने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि वो तकाशी के दर्द को भीतर समझ पा रहा था। दोनों गले लग जाते हैं। ये देख पैट्रिसिया भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती और फिल्म इसी खूबसूरत दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने फिल्म की शुरुआत में बताया, ये एक सच्ची कहानी है। एरिक लोमैक्स, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, तकाशी नगासे एक जापानीज आर्मी ऑफिसर थे। उस दिन के बाद दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों की दोस्ती 2011 तक साथ थी। 2011 में तकाशी की 93 साल की उम्र में मौत हो गई और उसके एक साल बाद ही 2012 में एरिक की भी मौत हो गई। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों की मौत 93 साल की ही उम्र में हुई। दोस्तों, जब मैं किसी वॉर मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं उस कहानी के किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, चाहे वो सोल्जर्स हो या एक सिविलियन
यहाँ मैं किसी देश के फेवर में एक्सप्लेनेशन नहीं करता कि कौन सा देश अच्छा है या बुरा। यहाँ सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों ने किस तरह से जंग में सरवाइव किया और अपनी कहानी समाज तक पहुँचाई, और उन कहानी के ज़रिए हम जंग के हालातों को बेहतर समझ पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।